Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read the topic origin of reptiles. Basically this topic is taken from the syllabus of MSc. So first point is that from where reptiles are evolved. आखिर reptiles की जो origin है, जो evolution है वो कहाँ से हुआ है, कैसे reptiles आपके originate हुए हैं. Reptiles evolved from amphibians of Carboniferous period, which depended on water bodies for laying eggs and development of larval stage, and hence could not exploit and habitats for away from water bodies. रेप्टाइल का इवोल्यूशन जो है वो एम्फीबियन से हुआ है. कौन से पीरियड्स में हुआ है? कार्बोनिफेरस पीरियड से हुआ है. आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, लाइक एम्फीबिया क्या होते हैं, कार्बोनिफेरस पीरियड्स क्या होते हैं, एपॉक्स क्या होता है, एरास क्या होते हैं, जैसे जुरासिक पीरियड हो गया, कार्बोनिफेरस पीरियड हो गया, लाइक दैट आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी. तो ठीक उसी तरह जो रेप्टाइल्स हैं वो आपके एम्फीबिया से ही जो है धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए थे, और कार्बोनिफेरस पीरियड में ही उनका इवोल्यूशन हुआ था. आपको इतना बेसिक पता होगा कि एम्फीबिया क्या होते हैं. एम्फीबिया ऐसे जानवर, ऐसे छोटे जानवर थे जो कि वो जानवर क्या थे कि वो आपके लैंड में उनको मतलब लैंड पे सर्वाइव तो करते ही थे, बट उनको सबसे ज़्यादा नेसेसिटी थी वाटर की, ताकि वहाँ पे वो एग को अपने ले कर सके और या फिर अपने लार्वल स्टेज को डेवलप कर सके. ओके. सेकेंड पॉइंट है, दे इन्वेंटेड लार्ज yolk clad and shelled egg that could be laid on land and in which an amniotic sac contained fluid in which embryo could develop to an advanced stage capable of fending for itself when hatched. अब धीरे धीरे करके जो एम्फीबिया थे वो क्या होने लगे कि ऐसे एग देने लगे जिनकी जो सैक थी ना वो एमनियोटिक सैक थी. एमनियोटिक बेसिकली मैमल्स में ही होती है, तो वो उनका जो सैक था वो एमनियोटिक होने लगा ताकि उसमें से अच्छे तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके, और एक एडवांस लेवल पे उसमें से जो भी मैमल जो भी है आपका हैच आउट होगा, जब उस एग से निकलेगा तो वो एक पूरी फुल डेवलप मैमल उसमें से आपका हैच हो सके. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आखिर किस किस तरीके से उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है एम्फीबियन से रेप्टाइल को चेंज होने में. पहला पॉइंट है, बॉडी डेवलप अ कवरिंग ऑफ इपीडर्मल स्केल्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर एंड स्किन ग्लैंड वेयर लॉस्ट. पहली फर्स्ट चीज़ें क्या हुई कि जो बॉडी की कवरिंग थी एम्फीबियंस की वो थोड़ी सी ऑयली थी, बट जब वो रेप्टाइल्स में चेंज होने धीरे धीरे शुरू हुए तो उनकी बॉडी की जो कवरिंग थी वो काफ़ी स्केली होने लगी. उस पर आपने देखा होगा, लाइक क्रोकोडाइल एक सबसे बेस्ट आपके रेप्टाइल्स का एग्जांपल है. तो उसकी बॉडी के आपने कवरिंग को देखी होगी कि काफ़ी हार्ड होती है एज वेल एज़ वो काफ़ी स्केली होती है, उस पर स्केल्स बने होते हैं. तो पहली चीज़ उसमें यही देखने को मिली कि उनके एपिडर्मल जो थे उन पे स्केल्स होने लगे ताकि उनके बॉडी से मॉइस्चर का लॉस जो है वो कम हो सके, एज वेल एज़ स्किन ग्लैंड जो है उनका भी जो ग्लैंड का सिक्रीशन है वो भी कम हो सके. सेकेंड पॉइंट है, स्कल बिकम मोनोकॉन्डेलिक फॉर बेटर मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी. जो स्कल था उनका एम्फीबियंस का वो चेंज होकर के मोनोकॉन्डेलिक होने लगा. मोनो मीन्स वन कॉन्डेलिक देखने को उनको आपको मिलेगा उनमें, जिनकी वजह से उनकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट बहुत अच्छा था. Atlas and axis vertebra together permitted skull movement in all direction. Atlas and axis आपको ये नाम तो पता होगा कि these are the name of bones which is present in the vertebral column. तो वो जो एटलस और एक्सिस हैं उनके वजह से अच्छे तरीके से पूरे स्कल का मूवमेंट हो जाता था जो भी रेप्टाइल्स थे. इवन आज के रेप्टाइल्स में वो चीज़ें बेटर तरीके से और देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, limbs, bone and girdle become strong, but limbs were attached on the side of body and the belly touched the ground during creeping mode of locomotion. आपने नॉर्मल एक रेप्टाइल को देखिए, लाइक अगर आप किसी क्रोकोडाइल को देखो तो क्रोकोडाइल का जो लिम्स उनकी जो उंगलियां हैं हाथ और पैरों की वो काफ़ी बड़ी और
क्लॉज की तरह उनके हाथ पैर होते हैं, बिल्कुल मतलब काफ़ी ग्रिप बना के रखते हैं। तो उनके जो हाथ और पैर हैं उनमें लिम्स देखने को मिले। उसके बाद जो उनकी बेली है वो, उनका जो बेली का जो साइड है वो बिल्कुल ग्राउंड के साइड में होता है। नॉर्मली आप किसी भी क्रीपिंग एनिमल्स को देखो ना, क्रोकोडाइल कैसे चलता है, बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे रेंगते हुए चलता है। उसके जो नीचे का जो हिस्सा है वो उसकी बेली वाली हिस्से होती हैं जो ग्राउंड को टच करती हैं। तो थर्ड तो ये चीज़ देखने को मिला। फोर्थ क्या है, sacral region involved two strong and fused vertebrae to support the body weight on the hind legs। जो हिंड लेग्स थे उनके, जो पीछे के लेग्स थे, उनमें क्या देखने को मिला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रा देखने को मिला जो कि आपस में फ्यूज्ड थे। फिफ्थ, पेंटाडाइलिक लिम्स डेवलप क्लॉज एंड हेल्प्ड इन क्लाइंबिंग ऑन रॉक्स एंड ट्रीज। और उनके जो लिम्स थे उनमें पेंटाडाइलिक मतलब 5 लिम्स बेसिकली जो थे उनको देखने को मिले, जिनके वजह से वो अच्छे तरीके से क्लाइंब भी कर सकते थे, वो चाहे कोई रॉक पे चढ़ना हो या फिर किसी वॉल पे या फिर ट्रीज पे। लंग्स रेस्पिरेशन बिकम मोर एफिशिएंट। हमें इतना पता है कि जो भी एनिमल्स या मैमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनके लिए लंग्स जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है रेस्पिरेशन के लिए। हमारे अंदर भी लंग्स ही होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो उसकी वजह से हम जो अपनी जितनी भी क्रिया है वो रेस्पिरेशन की करते हैं। 7 है, एज अ वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी मेटानेफ्रॉनिक किडनी एक्सक्रीटेड यूरिक एसिड विच डिड नॉट रिक्वायर वाटर फॉर एक्सक्रीशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो वाटर में रहते हैं वो एमनियोटिक होते हैं, पर उनको वाटर से बाहर निकल के रेप्टाइल्स को रहना था, तो उनको अपने पानी की उनकी बॉडी में कमी ना हो इसके लिए उनको वाटर का कंजर्वेशन भी करना था। तो उनकी किडनी उस तरीके से अपने आप को डेवलप कर ली ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो। उस किडनी को हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रॉस किडनी। 8th पॉइंट है, रेप्टाइल्स कंटिन्यू टू बी ectothermal since ventricles was not completely partitioned by a septum and blood mixed in a heart। रेप्टाइल्स का आपको पता है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें कि आपको मिक्स्ड ब्लड देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होंगे, दोनों ब्लड आपको मिक्स देखने को मिलते हैं। लास्ट पॉइंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इवॉल्व्ड एज अ लार्ज क्लॉइड सेल्ड एग वॉज लेड ऑन लैंड। और रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं, इवन हम सारे रेप्टाइल्स को नहीं बोल सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज 10th, जो कि है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन एल्टनॉस एंड योल्क सेल इवॉल्व टू इनेबल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एरिड कंडीशन। अब जो रेप्टाइल्स हैं उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, काफ़ी वेल डेवलपमेंट होता है, जिसमें से उनके एग या शेल में से जो भी हैच आउट होके जो भी बेबी जो भी बाहर निकलता है वो एक वेल डेवलप्ड होती है उसकी कंडीशन, मतलब उसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। वो एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस काफ़ी डेवलप होते हैं। ओके, तो इसका एक समरी यही है कि आपका जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स की ओरिजिन आपके एम्फीबियन से हुई है, कार्बोनिफेरस पीरियड में हुई है और काफ़ी चेंजेस हुए हैं। लाइक उनकी एपिडर्मल स्किन चेंज हो गई, उनके किडनी का जो मेटानेफ्रॉनिक किडनीज़ हो गई, और भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। लाइक उनकी बोन्स काफ़ी फ्यूज्ड हो गई, उनका स्टमक जो है, बेली जो है वो ग्राउंड को टच करने लगा। इस तरीके से करके धीरे धीरे उनकी काफ़ी बॉडी में चेंज हुए, जिनको हम इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।